हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं एक सवाल से। सोचो, तुम एक घर के मुखिया हो, यानी हेड हो। घर में 5 मेंबर हैं और महीने की इनकम 40,000 है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि कितना पैसा खाने पर खर्च होगा, कितना बच्चों की फीस में जाएगा और कितना सेविंग होगी, कितना मेडिकल इमरजेंसी के लिए अलग करके रखेंगे, कितना तुम सब जगह अनलिमिटेड पैसा खर्च कर सकते हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकम लिमिटेड है। बस इसी तरह एक कंट्री की भी इनकम और रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। इसीलिए हर इकोनॉमी को कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इन्हीं डिसीजंस को सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कहा जाता है। हर इकोनॉमी, चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, ये 3 सवाल का जवाब जरूर ढूंढती है। पहला सवाल, व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहले इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए। मान लीजिए गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्स है। अब वो चाहे तो ज्यादा हॉस्पिटल्स बना सकती है या ज्यादा स्टेडियम बना सकती है, पर दोनों एक साथ अनलिमिटेड नहीं बना सकती। इसी तरह एक फैक्ट्री भी डिसाइड करती है कि इस साल 10,000 कार्स बनाए या 20,000 बाइक्स। यानी सिर्फ क्या बनाना है ये नहीं, कितना बनाना है ये भी डिसाइड करना पड़ता है। इसलिए व्हाट टू प्रोड्यूस के 2 पार्ट्स हैं। कौन सी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, हर गुड्स जो बनेगा वो कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होंगी। यानी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसलिए हर चीज अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर, हाउ टू प्रोड्यूस। अब मान लो डिसाइड हो गया कि जूता बनाएंगे, लेकिन अब एक नया क्वेश्चन आ गया कि जूता कैसे बनाएंगे। 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, 500 वर्कर रख लो और काम मशीन्स और कम मशीन्स यूज करो। दूसरा, सिर्फ 50 वर्कर रखो और मॉडर्न ऑटोमेटिक मशीन लगा दो। दोनों तरीके सही हैं, लेकिन कौन सा तरीका चूज करना चाहिए ये डिपेंड करता है कि कंट्री में लेबर ज्यादा अवेलेबल है या मशीन्स। इंडिया जैसे देश में लेबर बहुत है और कैपिटल कंपैरेटिवली कम है, इसलिए यहां लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज ज्यादा होता है। अमेरिका जैसे देश में मशीन्स और टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, तो वहां कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा यूज होती है। इसीलिए हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कि प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेस का बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज करना, ताकि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो पाए। तीसरा सवाल, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए बनाए। अब मान लो फैक्ट्री ने 1 लाख मोबाइल फोन बना दिए, पर सवाल है कि ये मोबाइल किसको मिलेंगे, सबको फ्री में या फिर उनको जो खरीद सकते हैं। रियलिटी क्या है, गुड्स उन्हीं लोगों तक पहुंचते हैं जिनके पास परचेजिंग पावर होती है, फ्री में नहीं मिलता। यानी जिसकी इनकम ज्यादा है वो ज्यादा गुड्स खरीद सकता है। इसी वजह से इकोनॉमी में ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि प्रोडक्शन का बेनिफिट सोसाइटी के किस सेक्शन तक कैसे पहुंचाया जाए। इसी को कहते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। यानी गुड्स बनाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहां पर एक सवाल है आप लोगों के लिए कि मान लो तुम्हारे पास 50,000 है और तुम सिर्फ एक ही चीज खरीद सकते हो। पहला ऑप्शन है लैपटॉप या दूसरा ऑप्शन है बाइक। तो अगर तुमने लैपटॉप खरीद लिया तो बाइक चली गई, और अगर बाइक ले ली तो लैपटॉप चला गया।
तो बताओ लैपटॉप की असली कॉस्ट क्या है? सिर्फ 50,000 या कुछ और? नहीं, लैपटॉप की असली कॉस्ट है बाइक को सैक्रिफाइस करना। इसी सैक्रिफाइस को इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। यहां पर डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो जो बेस्ट ऑप्शन हम किसी दूसरे ऑप्शन को चूज करने की वजह से छोड़ देते हैं वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो चलो एक और एग्जांपल। तुम बैंक में 40,000 सैलरी पर जॉब कर रहे हो। तुम्हें दो और ऑफर्स आए, 35,000 और 30,000। तुमने 40,000 वाली जॉब कंटिन्यू कर ली। तो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? 30,000? नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, यानी 35,000 वाली जॉब। अब आते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर, यानी पीपीएफ। देखो, पहले पीपीएफ का नाम भूल जाओ। एक सिंपल स्टोरी सुनो। मान लो तुम्हारे पापा के पास 10 एकड़ जमीन है। इस जमीन पर दो ही तरह के फसल उग सकते हैं, व्हीट और शुगर केन। अब पापा तुमसे पूछते हैं, बेटा बताओ पूरी जमीन पर क्या उगाएं, यानी किसकी खेती करें? और तुम बोलते हो, पापा पूरी जगह व्हीट ही उगा देते हैं, यानी गेहूं। ठीक है, तो नतीजा क्या होगा? 10 एकड़ में आपने व्हीट उगा दिया और 0 एकड़ में शुगर केन। अब पापा बोलते हैं, नहीं बेटा, हमें शुगर केन भी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ जमीन व्हीट से हटाकर शुगर केन क्यों देनी पड़ेगी? तो अब मान लो 8 एकड़ में तुमने व्हीट उगा दिया, 2 एकड़ में शुगर केन। फिर अगर और शुगर केन चाहिए तो क्या करोगे? चलो 6 एकड़ में व्हीट, 4 एकड़ में शुगर केन। और अगर सिर्फ शुगर केन ही चाहिए तब क्या करोगे? 0 एकड़ में व्हीट और पूरे 10 एकड़ में शुगर केन। यहां पर एक बात नोटिस करो, जैसे जैसे शुगर केन बढ़ रहा है तो व्हीट जो है वो कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जमीन फिक्स्ड है। यही पूरा पीपीएफ है। तो पीपीएफ होता क्या है? पीपीएफ सिर्फ इतना बताता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज से मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन किया जा सकता है, बस इतना ही। नाम बड़ा है पर कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा। और यहां पर ग्राफ अपने बुक से रेफर करना। और इसकी जरूरत क्यों है? अब मान लो टीचर बार बार टेबल लिखने के बजाय एक ग्राफ बना दे। उस ग्राफ में क्या दिखाया जाता है? अगर व्हीट इतनी होगी तो शुगर केन कितना होगा, अगर शुगर केन बढ़ाना होगा तो व्हीट कितना कम होगा। और उसी ग्राफ को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं, यानी पीपीएफ। पीपीएफ एक ग्राफ है जो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन को दिखाता है। अब यहां पर सवाल है, जब आप ग्राफ देखोगे बुक में तो पीपीएफ हमेशा नीचे ही जाता है, पर वो क्यों जाता है? सोचो, तुम्हारे पास सिर्फ 1,000 रुपये हैं। अगर तुम 1,000 की बुक्स खरीद लोगे तो मोबाइल कवर कितने खरीद पाओगे? 0। अब अगर बुक्स पर 800 ही खर्च किए तो 200 रुपये की कवर के लिए भी बच गए, यानी तुम 200 का कवर खरीद सकते हो। बुक्स कवर, ओके। जैसे जैसे बुक्स कम होती गई वैसे वैसे कवर का जो पैसा है वो बढ़ता गया। पीपीएफ में भी एग्जैक्टली यही होता है। एक सामान बढ़ाओ तो दूसरा कम करना ही पड़ेगा। इसी वजह से कर्व जो होता है वो हमेशा नीचे जाता है। कर्व सीधी लाइन क्यों नहीं होती, अगर ये कोई पूछे तो? ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। शुरू में व्हीट की थोड़ी सी जमीन शुगर केन को दे दो तो नुकसान बहुत कम हुआ, लेकिन धीरे धीरे जमीन शुगर केन को देते गए तो अब व्हीट का प्रोडक्शन बहुत तेजी से गिरने लगा। यानी हर बार सैक्रिफाइस बढ़ता गया। इसी वजह से कर्व हल्का सा मुड़ जाता है, ऐसे हो जाता है और ये सीधा नहीं रह जाता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और पीपीएफ का कनेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर जानना। पीपीएफ को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? मान लो तुम्हारे पास सिर्फ 50,000 रुपये हैं और तुम्हारे पास ऑप्शन है लैपटॉप
या बाइक, और तुम लैपटॉप ले ली तो बाइक आपकी चली गई, तो बाइक ही लैपटॉप की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। पीपीएफ भी बस इसी बात को ग्राफ में दिखा देता है। एक चीज ज्यादा पानी है तो दूसरी कितनी छोड़नी पड़ेगी। और ये जब ग्राफ देखेंगे आप, तो ग्राफ के 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट जो कर्व है उस पर, यहां इकोनॉमी जो होती है वो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर रही होती है, कोई रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहा होता, ये बेस्ट सिचुएशन होती है। दूसरा पॉइंट आता है उस कर्व के अंदर। अब मान लो फैक्ट्री की 10 मशीन्स हैं लेकिन चल रही सिर्फ 6 हैं, या वर्कर्स अवेलेबल हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, तो प्रोडक्शन और बढ़ सकता था, यानी रिसोर्सेस वेस्ट हो रहे हैं। ये पॉइंट कर्व के अंदर आता है। यहां पर एक तीसरा पॉइंट है, जब कर्व के ऊपर आ गए, कर्व के अंदर आ गए, तो कर्व के बाहर क्या। अब मान लो तुम्हारे पास 10 एकड़ जमीन है और कोई बोले 20 एकड़ जितनी वीट उगा दो, तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। रिसोर्सेज ही आपके पास नहीं है। ये पॉइंट कर्व के बाहर होता है, यानी एक ऐसी चीज जो की ही नहीं जा सकती, और इसे कहते हैं अनअटेनेबल पॉइंट। पीपीएफ का जो ग्राफ है वो शिफ्ट भी होता है। कब होता है? अब मान लो तुम्हारे पापा ने और 5 एकड़ जमीन खरीद ली, या नए ट्रैक्टर आ गए। अब पहले से ज्यादा वीट भी उगा सकते हो, शुगर केन भी उगा सकते हो, तो ग्राफ बाहर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। इसे कहते हैं राइट शिफ्ट। और अगर बाढ़ आ गया, यानी फ्लड आ गया, या आधी जमीन खराब हो गई, या मशीन टूट गए, तो प्रोडक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा, तो ग्राफ अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये लेफ्ट शिफ्ट है। एक चीज दिमाग में रखिए, पीपीएफ यानी मैक्सिमम प्रोडक्शन कर्व पर होता है, यानी बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कर्व के अंदर रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे होते हैं, और कर्व के बाहर वो पॉसिबल ही नहीं है। टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज अगर बढ़ाएंगे तो पीपीएफ राइट शिफ्ट होगा, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज घटेगा तो पीपीएफ लेफ्ट शिफ्ट होगा, यानी अंदर की तरफ। चलिए एक और एग्जांपल सोचो, मम्मी ने तुम्हें 1 लीटर दूध दिया और कहा इससे या तो पूरी खीर बना लो या पूरा पनीर बना दो। दोनों अनलिमिटेड नहीं बन सकते। अगर तुम ज्यादा खीर बनाओगे तो पनीर कम बनेगा, और अगर ज्यादा पनीर बनाओगे तो खीर कम बनेगी, क्योंकि दूध की मात्रा फिक्स्ड है। तो बस दूध जो है वो रिसोर्स है, खीर और पनीर 2 गुड्स हैं, और उनके बीच के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ये पीपीएफ है। तो अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आया, तो पीपीएफ का ग्राफ सिर्फ उसी कहानी की एक ड्राइंग है। पीपीएफ की एजम्पशंस दिमाग में रखने की जरूरत है कि कैसे होता है। पीपीएफ बनाते वक्त इकोनॉमिस्ट कुछ एजम्पशंस लेते हैं। पहला एजम्पशंस है रिसोर्सेज फिक्स्ड है, जैसा हमने एकड़ के बारे में बात की, पैसे के बारे में बात की। दूसरा, टेक्नोलॉजी सेम है। तीसरा, रिसोर्सेज का फुल और इफिशिएंट यूज हो रहा है। और एकदम सिंपल तरीके से अगर बोलें तो सिर्फ 2 गुड्स मानकर पीपीएफ पे काम करते हैं। कर्व सीधा नहीं है तो क्या है? कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? पीपीएफ कॉनकेव ही क्यों होता है? ये भी काफी आसान है। शुरू में जब रिसोर्सेज शिफ्ट करते हैं तो लॉस कम होता है, लेकिन धीरे धीरे जब और रिसोर्सेज शिफ्ट करते हैं तो सैक्रिफाइस बढ़ता जाता है। इसी वजह से कर्व सीधा नहीं होता, बल्कि अंदर की तरफ झुक जाता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इस चैप्टर में यह भी एक टॉपिक है। सोचो, पहली बार तुमने एक एक्स्ट्रा बटर बनाया और सिर्फ एक गन सेक्रीफाइस करनी पड़ी। दूसरी बार एक और बटर बनाया और 2 गन सेक्रीफाइस करनी पड़ी, और तीसरी बार 3 गन्स। यानी हर बार सेक्रीफाइस आपका बढ़ता जा रहा है। इसी बढ़ते हुए सेक्रीफाइस को कहते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी जितना ज्यादा एक गुड प्रोड्यूस करोगे, उतना ही ज्यादा दूसरे गुड को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फिर आता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी। नाम बड़ा है, कॉन्सेप्ट छोटा है।
एमआरटी सिर्फ ये बताता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी। अगर एक बटर बनाने के लिए 2 गन्स छोड़नी पड़ी तो एमआरटी क्या है? 2। मतलब एमआरटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रैक्टिकली एक ही बात को ग्राफ के थ्रू मेजर करते हैं। तो चलो बताओ, पीपीएफ शिफ्ट कब होता है? अब मान लो इंडिया में नई टेक्नोलॉजी आ गई, या स्किल्ड वर्कर्स बढ़ गए, या नेचुरल रिसोर्सेज मिल गए, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी पीपीएफ राइट शिफ्ट हो जाएगा। और अगर अर्थक्वेक आ गया, वॉर हो गई, रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो गए, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो पीपीएफ कहां जाएगा? पीपीएफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। एक चीज याद रखिए, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस बढ़ेंगे तो पीपीएफ बाहर जाएगा, टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेस कम होंगे तो पीपीएफ अंदर आ जाएगा। इस पूरे चैप्टर में पहला पार्ट पहले वीडियो में, दूसरा पार्ट इस वीडियो में। एक चीज याद रखिए कि हर इकोनॉमी को 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब जो बेस्ट अल्टरनेटिव हम सेक्रीफाइस कर देते हैं। पीपीएफ जो होता है वो इकोनॉमी की मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी को दिखाता है। कर्व पर जो पॉइंट होता है वो दिखाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। कर्व के अंदर अगर है तो अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर यूटिलाइजेशन, कर्व के बाहर जो है वो इम्पॉसिबल। टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस बढ़ेंगे तो पीपीएफ राइट शिफ्ट होगा, कम होंगे तो पीपीएफ लेफ्ट शिफ्ट होगा। अब जाकर इस चैप्टर को एक बार पढ़िए, ग्राफ देखिए, और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो कृपया कमेंट में उस चीज को जरूर बताइए। धन्यवाद।